वेलकम क्लास 10th। एक बार फिर से मैं रत्नेश आपका वेलकम करता हूं केंद्रित के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। हमारा आज का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ से आई? ऑफ कोर्स आप लोग कहेंगे कि फ्रांस की क्रांति से। क्या सच भारत के संदर्भ में भी यही सही है? क्या भारत में राष्ट्रवाद की पहली झलक, पहली अभिव्यक्ति कहाँ से मिलती है? क्या भारत के संदर्भ में भी हम लोग फ्रांस की क्रांति को ही सत्य मान लें कि भारत ने भी राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति से सीखा था? तो फिर मौर्य साम्राज्य के द्वारा गठित जो मौर्य साम्राज्य था, विश्व का सबसे पहला और बड़ा अंपायर जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या था? क्या कौटिल्य का राष्ट्रवाद नहीं था? चाणक्य का राष्ट्रवाद नहीं था? जिन्हें विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं, क्या इनका राष्ट्रवाद नहीं था? क्या शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की परिकल्पना राष्ट्रवाद नहीं था? हमें राष्ट्रवाद की अवधारणा कहाँ से लेनी चाहिए? क्या भारतीयता के मूल में ही राष्ट्रवाद है, या भारत के राष्ट्रवाद के प्रेरणा का स्रोत भी फ्रांस की क्रांति है? इन विषयों पे बाद में बात करते हैं। हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे। हमारा दिसंबर का दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें सबसे पहले हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको इवेंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स को, इवेंट्स को पढ़ेंगे, बात करेंगे उन सारे इवेंट्स पे, कौन कौन से इवेंट्स हुए और उनका उद्देश्य क्या था। तो चलिए चलते हैं आज के पहले स्लाइड पे। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 टू 1947। 1857 में क्या हुआ था? इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ लोग इसे सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत के अर्थ में, भारत के संदर्भ में इसे सिपाही म्यूटिनी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ी गई थी और सिपाहियों ने रिवोल्ट करके, क्रांति करके, और मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना था। उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन की जो दिशा है वो आगे तय हुई। हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज्ड वंदे मातरम। दोस्तों, दुनिया का कोई भी आंदोलन कुछ संकेतों, कुछ बिंबों के आधार पर राष्ट्रवाद के निर्माण में अपना योगदान देता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद एक भावना है, और इस भावना के माध्यम से राष्ट्र से व्यक्तियों को जोड़ना, ये क्रांति का पहला चरण होता है। लोगों में राष्ट्रवाद का निर्माण, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को भरना, ये क्रांति का पहला चरण होता है। तो क्रांति के प्रथम चरण में पहला रोल आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, जिन्होंने वंदे मातरम कंपोज्ड किया, और जो कि हमारा राष्ट्रगीत है। तो इससे लोगों ने भारत को माँ के रूप में देखा, और इससे संपूर्ण भारतीय अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ठीक है। अगला सेटबैक है 1885। कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन मुंबई। WC बनर्जी, व्यंकेश चंद्र बनर्जी चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस। व्यंकेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की पहली मीटिंग ली। ठीक है। 1905 लॉर्ड कर्जन प्रपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल। 1905 में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का और ब्रिटिश इंडिया के दृष्टिकोण से, ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से ये स्पेशल सेटबैक था, क्योंकि बंगाल का विभाजन करके ब्रिटिशर्स ने एक बौद्धिक बढ़त बना ली थी। भारत को हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाके में बांटकर एक बौद्धिक बढ़त बढ़ाने का प्रयास था लॉर्ड कर्जन का। 1905 में ही अवनींद्रनाथ टैगोर मेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता। अब
भारत माता के पोर्ट्रेट के बारे में भी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। सबसे पहले अवनींद्रनाथ बनर्जी जो है पेंट करते हैं, वो भारत माता को एक काल्म दिखाते हैं, शांति का प्रतीक दिखाते हैं, एक तपस्विनी के रूप में दिखाते हैं, जिनके हाथ में एक भगवा ध्वज है और हाथ में कमंडल है, जो क्रांति के लिए पीस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो सिंबल था भारत माता की, ये पेंटिंग जो थी वो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। तो इस पेंटिंग को फिर से बनाया जाता है और इस बार भारत माता को पावर और अथॉरिटी के रूप में दिखाया जाता है। सी इज़ बियरिंग पावर एंड अथॉरिटी, हैविंग एक त्रिशूल वो हाथ में लेती हैं, एक ट्राई कलर उनके हाथ में है, बैकग्राउंड में शेर है। तो ये पावर और अथॉरिटी को शो करता है। ये भारत माता की दूसरी पेंटिंग जो है बनाई गई थी। 1906 में आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह फाउंडेड मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले ही नहीं लड़ा गया था। बहुत सारी छोटी बड़ी संस्थाएं थी अलग अलग आइडेंटिटी से। तो मुस्लिमों की एक संस्था थी मुस्लिम लीग, जिसने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। मुस्लिम लीग के माध्यम से भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया गया। 1907 में आते हैं। कांग्रेस वाज डिवाइडेड अंडर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेस्ट। कांग्रेस के दो धड़े थे, जिसको हम लोग गरम दल और नरम दल के रूप में जानते हैं। वो जो गरम दल थे वो उनके आइडियाज़ थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अतिवादी टाइप के लोग थे। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके हम आज़ादी ले लें, फ्रीडम ले लें, ठीक है। और जो मॉडरेट्स थे वो मध्यम मार्गी थे। आगे चलते हैं 1911 की घटना। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया जाता है और वहीं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ रिजोल्यूशन पास होता है। आगे आते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। फिर वही 1911 कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ठीक कुछ सालों बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोकआउट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ को पेश देने में फर्स्ट वर्ल्ड वार एक बहुत बड़े कारण के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई, विश्व में रिसेशन का दौर आया, प्राइस हाइक हुआ, फोर्स कंस्क्रिप्शन हुआ, मतलब आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी। बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको भारतीय जो है टॉलरेट नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, वो क्रांति की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है। आते हैं अब दूसरा सेटबैक क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें गांधी जी का रोल तो अहम हो ही जाता है। 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद 1916 में वो चंपारण जाते हैं। 16 डेट मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। 1916 में वो चंपारण जाते हैं और एक साल रहने के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि नील की खेती करने वाले जो किसान थे, नील की खेती जो प्लांटर्स के कहने पे वो करते थे, ये फोर्स फार्मिंग था। नील की खेती, इंडिगो की खेती करने के कारण क्या होता कि जो भूमि थी वो अनउपजाऊ, अनफर्टाइल हो रही थी, बैरन होता जा रहा था, फ़ायदा इनको था नहीं। तो उन्हें अपने कृषि योग्य भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती फोर्सफुली करना पड़ता था, जिससे ज़मीन की गुणवत्ता भी खराब हो रही थी और उनको कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। इसलिए चंपारण के किसान चाहते थे कि इसके खिलाफ विद्रोह करें। तो गांधी जी का आना हुआ और उन्होंने चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह लॉन्च किया और इस डिसीजन को रोल बैक भी करना पड़ा सरकार को। नील की खेती पे जो कानून था वो बंद हो गया और इसे गांधी जी की जीत कह सकते हैं। और ये पहला सत्याग्रह गांधी जी का था जिसके माध्यम से उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाया। तो ये आगे चलते हैं 1917 में, जब यहाँ चंपारण के किसानों को न्याय मिला तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ गुजरात में। और 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक हुआ था उसमें गांधी जी ने अपना अहम योगदान दिया। उसका नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को देखा जाता था। आंशिक रूप से खेड़ा सत्याग्रह को पूर्ण रूप से आप सफल नहीं मान सकते हैं और ना ही 1918 के अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट को, सत्याग्रह को भी आप पूर्ण रूप से सफल मान सकते हैं। ये आंशिक सफलता इसमें ज़रूर मिली थी।
अब आते हैं 1980 में। 1918 में क्या होता है? 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है एंड होता है। फिर अब यहाँ से 1919 का जो समय होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। क्यों? क्योंकि इसी समय रॉलेट एक्ट लाया जाता है। ये रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को, किसी भी रिवोल्यूशनरी को कहीं से भी कभी भी उठाया जा सकता था बिना किसी आरोप के, और बिना किसी आरोप के उन्हें 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। तो एक काला कानून था। इसको लाने वाले थे सर सिडनी रॉलेट। इसी कारण इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसका असली नाम था इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्ट, अनार्कियल रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1919 का समय है। रॉलेट एक्ट का नाम था रिवोल्यूशनरी अनार्कियल एक्ट। इसका रियल नेम था, डॉक्यूमेंटल नेम जिसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट नेम था अनार्कियल रिवोल्यूशनरी एक्ट। इसको हम लोग रॉलेट एक्ट इसलिए कहते हैं कि इसके जो प्रेसिडेंट थे, जिनके देख रेख में ये कानून बनाया गया, उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसी कारण इसे हम लोग रॉलेट एक्ट, इसका नाम रॉलेट एक्ट नहीं था क्योंकि इसकी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। वरना इसको हम लोग अनार्कियल रिवोल्यूशनरी एक्ट के नाम से डॉक्यूमेंटल रूप में जानते हैं। ठीक है। 1919 में क्या होता है? जालियांवाला बाग मास किलिंग। अब ये जो दोनों घटना है 1919 की, 1919 की जो दोनों घटनाएं हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि जो जालियांवाला बाग मास किलिंग हुआ उसका बीज जो है रॉलेट एक्ट में छुपा हुआ था। रॉलेट एक्ट आता है, पूरे देश में उसका विरोध होने लगता है। 10 अप्रैल को पब्लिकली फायर किया जाता है प्रोटेस्ट पे। मार्शल लॉ लागू हो जाता है। बैसाखी के त्यौहार 13 अप्रैल को बैसाखी के त्यौहार मना रहे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा फायरिंग किया जाता है, इस डर में कि वो लोग सरकार के विरोध में मीटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जालियांवाला बाग स्क्वायर का जो बीज था वो रॉलेट एक्ट में छिपा हुआ था। ठीक है। तो यह बैकग्राउंड स्टोरी भी है। जालियांवाला बाग के पीछे जो बैकग्राउंड है वो रॉलेट एक्ट का है, रोल है जो रॉलेट एक्ट का है। 1919 खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट क्या था? 1918 में ऑटोमन टर्की जो था उसके जो रूलर था, और टर्की के जो रूलर थे उन्हें पद से हटा दिया गया। अब टर्की का जो रूलर होता है वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होता है, खलीफा कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों ने खलीफा को पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया। ठीक है। तो उसके कारण पूरे विश्व के मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, और भारत में भी उनके खिलाफत के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 1920 नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन पास्ड। असहयोग आंदोलन का रिजोल्यूशन को पास किया गया। ठीक है। अब याद रखिए, कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होता है इसको लेकर के कि 1920 में रिजोल्यूशन को पास किया गया, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। इसको वापस लिया गया कब? 1922 में। लेकिन क्यों वापस लिया गया? तो यूपी का गोरखपुर, वहाँ एक सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया। क्यों किया गया भाई? 1922 में ही तो यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, जिसको हम जानते हैं। तो चौरा चौरी में क्रांतिकारियों ने थाने को जला दिया और उसमें लगभग 29 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। तो गांधी जी ने देखा कि यह आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है, तो इस हिंसक आंदोलन को देखते हुए गांधी जी ने इसे रोल बैक कर लिया। 1925 में रिवोल्यूशनरीज इन काकोरी लूटेड ट्रेन। अब 1925 में काकोरी ट्रेन लूटकांड होता है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? तो क्रांतिकारियों को आर्म्स एंड एनिमेशन खरीदने में और रोज के खर्चे चलाने में प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए भारत के क्रांतिकारियों ने HSRA के क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया कि काकोरी में जो ट्रेन रुकती है उसे लूट लिया जाए, और वो ऐसा करते भी हैं, लूटते भी हैं, और उससे भी आगे क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और लाला लाजपत राय वाज किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्टिंग। साइमन कमीशन आता है भारत में सुधारों के स्थिति को जांचने के लिए।
अब कांग्रेस डिसाइड करती है कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और इसके लिए क्रांतिकारियों को भी साथ लाया जाता है। लाला लाजपत राय, एच ए सारे के क्रांतिकारियों को, भगत सिंह को और बाकी लोगों को साथ लेकर के आते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि आंदोलन जो है वो हिंसक नहीं होता है। लाहौर स्टेशन पर जो साइमन आता है तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसी बीच लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज में चोट लगती है लाला जी को और वहीं उनकी मृत्यु, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। अप्रैल 8, 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है बम फेंक देते हैं और वहीं खड़े रहते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं। जज जब पूछता है उनसे कि आपने बम क्यों फेंका, तो वो कहते हैं कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़, धमाके की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, अंग्रेज़ सरकार जो है वो बहरी है और धमाके के गूंज से हो सकता है कि उनके कान खुल जाएं। आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन आंदोलन वापस ले लिया था, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना था। तो सिविल डिसोबीडियंस जो है उसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को तोड़ना इसका उद्देश्य था। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वैधानिक रूप देते हुए दांडी की यात्रा करते हैं और समुद्र के जल से नमक बना करके वो सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं और इससे औपचारिक रूप से यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दांडी मार्च इज रिमार्क्ड बाय द सिविल डिसोबीडियंस इज रिमार्क्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ के टूटने के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है ये तो हो ही गया, पढ़ चुके हम लोग। गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैंग्ड। ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। 1925 को एक प्रोमिनेंट संगठन आरएसएस का गठन होता है। आगे आते हैं हम लोग। 1931। अब जैसा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वापस लिया, उसके बाद के जो घटनाएं हुई, उसके बाद गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग रखे लॉर्ड इरविन से और कहा कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। गांधी जी को लगता है कि इरविन उनकी कुछ बातों को मान लेगा, इसलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोल बैक कर लेते हैं। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के, अलग इलेक्टोरेट को लेकर के गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है। ठीक है। इसके माध्यम से भारत में जो संवैधानिक सुधार है उसको लेकर के 1939 में वर्ल्ड वार ब्रोकआउट होता है, वर्ल्ड वार 2 ब्रोकआउट होता है। 1940 में 1940 में मुस्लिम लीग पास्ट रिजोल्यूशन फॉर सेपरेट नेशन। 1940 में अलग राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की जाती है, जिसको सबसे पहले कॉइन करने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उससे पहले भी अल्लामा इकबाल ने अपनी कविता के माध्यम से 2 नेशन थ्योरी को रखा था। ठीक है। आगे आते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 1945 में यूएस ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान पे यूएस के द्वारा बम गिराया जाता है। आगे आते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। 1947 एट लास्ट इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिलती है। तो हमारा आज का क्लास इंपॉर्टेंट डेट की सीरीज़ का यही ख़त्म होता है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।